जी सभी को नमस्कार। हमने डिस्कशन किया था कि हमारा सही स्वरूप क्या है। इस पर मानव जाति बहुत लंबे समय से बहुत प्रयास कर रही है कि क्या मानव केवल एक शरीर ही है और उसका सारा क्रियाकलाप केवल ब्रेन से चलता है। उसकी इमेजिनेशन, थॉट्स, मेमोरी सब ब्रेन में है। और जब ये शरीर नहीं रहता है, ब्रेन भी शरीर के साथ नहीं रहता है, तो उसके बाद कुछ नहीं बचता है। लेकिन बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं, शोध भी मिलते हैं, मानव की जिज्ञासा भी है कि मानव केवल शरीर हो ये मान करके चलते हैं तो वो सभी चीज़ें पूरा नहीं होती हैं। तो हम थोड़ा सा आज एक्सप्लोर करके देखेंगे कि यदि शरीर से भिन्न कोई वास्तविकता है, क्या है, उसको हम कैसे जान सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो अलग अलग नाम भी हमने सुने ही हैं, तो क्या वो शरीर में ही है या शरीर का ही अंग है या बिल्कुल शरीर से अलग कोई वास्तविकता है, एंटिटी है। एक सामान्य सिद्धांत है, कोई चीज़ दो है, किस आधार पे कहते हैं हम दो है? बीच में कोई दूरी है, दूरी है तो दो है। तो यदि हम इस दूरी को पहचान लेते हैं तो फिर वास्तविकता कोई दूसरी है, इसका एक आधार मिल जाता है। तो चलिए हम थोड़ा सा पिछली बार भी कोशिश किया था, उसी को कुछ साथी थे नहीं है तो उनको शामिल करते हुए दोबारा से उसको एक बार करके देखते हैं। अभी हम देख पाते हैं कि ये बॉडी है ना? हम दर्पण में भी देखे होते हैं, इससे जुड़ी हमारी बहुत सारी स्मृतियाँ भी रहती हैं। और अभी भी जब हम आँखों से देखते हैं, टच करते हैं, तो ये प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण है कि बॉडी है। हम थोड़ी देर ये सोचते हैं कि अभी इस समय बॉडी है, इसका क्या प्रमाण है। तो हम हमारी जो स्मृति वाला हिस्सा है उसको अभी थोड़ी देर अवॉइड करते हैं। प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि क्या प्रमाण है। तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं, तो देखने से जो संकेत आ रहे हैं ना आँखों से, इससे पता चल रहा है। तो यदि मान लीजिए हम ये संकेत लेना बंद कर दें, आँखें बंद कर देते हैं, तो फिर कैसे हम देख पाते हैं कि अभी ये बॉडी है। निश्चित रूप से हम छूते हैं तो उसका एक एहसास होता है कि कुछ है। तो हम ये जो स्पर्श की जो संवेदना है, इसको भी नहीं स्वीकारते हैं या इसको भी नहीं ग्रहण करते हैं। तो फिर क्या तरीका है? तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में कहीं न कहीं बैठने का एक दबाव है, या कहीं कोई किसी तरह का इरिटेशन है, दर्द है, तो कोई न कोई संकेत आ रहा है ना? तो एक बार थोड़ा करके देखते हैं कि क्या ऐसा भी कोई और तरीका है कि ये जो शरीर से शारीरिक संवेदनाएं आ रही हैं, यदि इनको नहीं ग्रहण करें या इन पर ध्यान नहीं दें, तो क्या कोई प्रमाण हमारे पास रहता है कि शरीर है। उससे फिर हम देख पाएंगे कि यदि मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, तो फिर ये संवेदनाओं के ग्रहण न करने पर भी मैं हूँ ये प्रमाण होना चाहिए। और मैं शरीर न होकर शरीर की संवेदना हूँ, तो भी हम संवेदना को थोड़ी देर ग्रहण नहीं करके देखते हैं, तो फिर देखते हैं कि मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। तो चलिए भाई, एक आरामदायक स्थिति में आप बैठिएगा। और आपको
कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना जो किसी भी तरह का जो स्पर्श, उसकी जो संकेत आप तक आते हैं उनसे ध्यान हटा लीजिए। कहीं भी ध्यान ले जाएं, लेकिन आप शरीर की किसी भी संवेदना को स्वीकार न करें, उस पर ध्यान न दें। जहाँ जहाँ संकेत आते हैं वहीं से ध्यान हटा सकते हैं, या अपनी स्मृति में या अपना कोई बचपन की कोई घटनाएं हैं, आप उसके बारे में भी ध्यान ले जा सकते हैं, लेकिन संवेदनाओं पर ध्यान हटाना। अब आप अपनी संवेदनाओं के प्रति सजग हो सकते हैं और आंखें खोल सकते हैं। तो बताइए, क्या शरीर संवेदनाओं से ध्यान हटाने के बाद आपको अपने शरीर के होने का एहसास था? तो इसका मतलब है कि कोई न कोई संवेदना के माध्यम से ही हम शरीर के होने को पहचानते हैं। क्या लगता है, यदि हम शरीर संवेदनाओं से ध्यान हटा लें तो शरीर है, इसको पहचानने का कोई तरीका है? या तो फिर हमारी स्मृति ही है। लेकिन आपने देखा होगा कि शरीर का एहसास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हूं, इसका कोई एहसास था, क्योंकि ध्यान कहीं न कहीं तो था ही। तो फिर वो वास्तविकता तो थी ही, जिसका ध्यान कहीं और भी था तो वास्तविकता तो थी ही। तो ये जांचने के लिए प्रस्ताव है, आप जब भी घर पर समय मिले आप इसे और बारीकी से थोड़ा और समय दे करके बार बार प्रयास करके आप ये देख सकते हैं कि हम अपनी स्मृति के बिना सिर्फ अपनी शारीरिक संवेदनाओं के माध्यम से ही अपने शरीर को पहचानते हैं। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि शरीर के होने का भान नहीं होने के बाद भी मैं हूँ, जिसके ध्यान में कुछ और चल रहा है, और संवेदनाओं से मैं ध्यान हटा लेता हूँ तो संवेदनाओं से दूरी भी दिखती है। तो इसका मतलब मैं संवेदना हूँ ये भी नहीं निकल के आ रहा। थोड़ा सा इसको और गहराई में जा करके देखते हैं कि मैं संवेदना हूँ या संवेदना से भी भिन्न कोई वास्तविकता हूँ। आपने कभी न कभी आपको कोई चोट लगी होगी, आपको क्या लगता है, चोट लगने पर दर्द जो है उसका एहसास जो है वो किसको होता है और वो कैसे होता है? तो चलिए आप अपनी पहले की कोई घटना भी याद कर सकते हैं या अभी भी देख सकते हैं कि हमारे शरीर के किसी हिस्से में कोई दर्द है। अंगूठे में चोट लग गई, दर्द हो रहा है। क्या लगता है, ये दर्द अंगूठे में जहाँ जहाँ हमें अभी महसूस हो रहा है वहीं हो रहा है या दर्द कहीं और होता है? और हमें पता है जिस जगह से कटा है एग्जैक्टली वहां महसूस होता है, लेकिन एक बार सोचें कि अचानक
आपका कोई फोन आ जाता है और कोई बहुत सीरियस घटना हो जाती है और आप पूरी डिटेलिंग लेने में लग जाते हैं फोन पर, क्या लगता है उस दौरान दर्द हो रहा होता है या रुक जाता है? हो रहा होता है, ध्यान नहीं रहता ध्यान। अच्छा, जब उसके बाद में फाइनली पूरी डिटेल मिलने के बाद आपको तसल्ली हो गई कि सिचुएशन हैंडल हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप राहत की सांस लेते हैं और फिर जैसे ही हाथ उठाते हैं फिर से आपको वो दर्द महसूस होने लगता है। तो क्या आपके ध्यान देने पर वो दर्द फिर से शुरू हो गया, या वो दर्द तो लगातार था ही, आपका ध्यान नहीं था? ध्यान नहीं था। जी। तो फिर प्रश्न ये बनता है कि ये दर्द अंगूठे में हो रहा था या ध्यान देने वाले को हो रहा था? क्योंकि अंगूठा तो तब भी था जब फोन पे बात कर रही थी, दर्द तो उस समय भी हो रहा था, तो ऐसा तो है नहीं कि उस दौरान ये ठीक हो गया था या रुक गया था। तो जब जब मैं ध्यान दे रहा हूँ तब तब उसका एहसास हो रहा है, मैं ध्यान नहीं देता हूँ तो उसका एहसास नहीं होता है। तो फिर एहसास अंगूठे में हो रहा है या ध्यान देने वाले को हो रहा है? आपको क्या लगता है? यदि ध्यान देने पर ही दर्द का एहसास है, ध्यान नहीं देते हैं तो एहसास नहीं होता, तो इसका मतलब ध्यान देने पर एहसास होता है और ध्यान हटाने पर वो एहसास नहीं है। तो वो वास्तविकता जो ध्यान देती है उसको दर्द होता है। तो फिर देखना पड़ेगा कि वो जो ध्यान देने वाली वास्तविकता है वो कहाँ है। क्या वो अंगूठे में ही है? यदि अंगूठे में है तो अंगूठा तो फिर साथ में बना ही हुआ था, तो फिर हमारा एक मोटा अनुमान लगा बनता है कि वो हमारे ब्रेन में होगा। थोड़ा एक्सप्लोर हम और करते हैं। जी, कुछ पूछना है? हाँ लेकिन कई बार जब लोकल एनेस्थेसिया दे देते हैं जी। तब भी वहाँ के दर्द का एहसास नहीं होता, तो फिर उस वक्त उसको कैसे देखा जाए? हाँ, तो ये हमने देखा है कि ये जो संवेदना है, संवेदना मतलब हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, ये जब बाहरी वातावरण के कारकों से प्रभावित हो रही है, संपर्क में आ रही होती हैं, तो उसके अंदर एक प्रभाव पैदा होता है। अंदर अपने में भी दो इकाइयों का आपस में कोई प्रभाव बनता है, तो जो प्रभाव का संकेत है वो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रिक वेव के रूप में होते हुए मस्तिष्क तक जाता है। तो इंसान ने इसको पहचान लिया कि हम किसी भी रसायन के माध्यम से उसका जो ट्रांसमिशन है, सिग्नल का जो सिस्टम है, उसको ब्रेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो यदि उसका सिग्नल ही आगे नहीं आ रहा तो भी हमें उसका एहसास नहीं होता है। तो इससे भी ये बात पुष्ट होती है कि यदि मैं उन संकेतों को ग्रहण कर रहा हूँ तो दर्द होगा, मैं उन संकेतों को ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो दर्द नहीं हो रहा। दूसरा, यदि संकेत आने से ही रोक दिया जाए तो भी दर्द नहीं होता है। तो यह बार बार एक प्रश्न आ रहा है, हम ध्यान देते हैं, ये ध्यान क्या होता है, कहाँ होता है? चलिए इसको भी थोड़ा हम एक्सप्लोर करके देखते हैं। आप अपने ही ध्यान को देखिएगा। तो आप एक आरामदायक स्थिति में तो बैठे ही हैं, फिर से आप कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए और अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। कोई चेहरे पर, कंधों पर कोई खिंचाव दबाव न रहे। अब आप
अपना ध्यान अपने आसपास से आ रही आवाज़ों पर एक बार लेकर जाएं। अब अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लेकर आएं। अब अपना ध्यान अपने पैरों पर लेकर जाएं। पैर और जूतों के स्पर्श को महसूस करें। अब फिर से अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लेकर आएं। ओके, अब आप आंखें खोल सकते हैं। जी, तो बताइए, क्या आप जैसे निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर अपने ध्यान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाए? तो ये ध्यान क्या था जो आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे? थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिए कि आप ध्यान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे या अलग अलग जगह आने वाली संवेदनाओं को ग्रहण कर रहे थे। जैसे आवाजों की जो संवेदनाएं कान से होते मस्तिष्क तक आती हैं, किसी समय उसको ग्रहण करने लग गए, किसी समय आते जाते सांसों की जो संवेदनाएं थी उसकी बजाय उसको ग्रहण करने लग गए, किसी समय पैरों के स्पर्श की संवेदना आ रही थी उसको ग्रहण करने लग गए। तो ये ध्यान कहीं जा रहा होता है या अलग अलग जगह की संवेदनाओं को ग्रहण करने लग जाता है। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो होता है, वो अपनी जगह रखे रखे ही अलग अलग जो स्टेशन हैं, एफएम चैनल हैं, की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे ही आप उसकी सेटिंग चेंज करते हो, वो दूसरा स्टेशन जो है वहाँ की फ्रीक्वेंसी ग्रहण करने लग जाता है। रेडियो वहीं रखा होता है। क्या लगता है, ध्यान भी कहीं आता जाता है या ध्यान में चीज़ें आप जो चाहे वो लेते हैं, दो चाहे वो फिर नहीं लेते हैं? जी, जैसे ज़्यादा ध्यान लगाने से हम नींद में भी चले जाते हैं, उसका क्या समझ हमारे? नींद में चले जाते हैं का मतलब फिर हम शरीर की जो संवेदनाएं होती हैं हमेशा हम उनको पढ़ते ही रहते हैं और उनके जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंस है, वो हमारी स्मृति में स्टोर होते ही रहते हैं। तो जब हम बहुत कई शारीरिक परिश्रम आदि करते हैं तो शरीर में भी खास तरह के बदलाव आते हैं, खास तरह के रसायन बनने लगते हैं जिससे दर्द का एक एहसास होता है। तो उससे हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि आज लंबे समय से हम भाग दौड़ कर रहे हैं तो थकान हो गई है, बॉडी को आराम की ज़रूरत है। क्या लगता है, यदि बॉडी नहीं थके तो हमें आराम की ज़रूरत लगता है? कभी कभी तो लगता होगा बॉडी थक गई फिर भी हमें वही उत्साह उतना ही करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर बॉडी की ओर ध्यान जाता है कि नहीं, थक गई। तो हम निर्णय पूर्वक अब बॉडी को काम में नहीं लेंगे, ये तय करते हैं। कैसे तय किया ये? थकान से जो रसायन बने, उससे जो संवेदनाएं शरीर में बनी, उन शरीर संवेदनाओं को हम पहचानते हैं, ये हमारी स्मृति में रहता है कि फिर अगली बार जब वैसा ही शरीर में बदलाव आता है तो हम तुरंत पहचान लेते हैं कि अच्छा थकान हो गई है।
तो हम क्या करते हैं, शरीर को आराम देते हैं। आराम देने के लिए हम क्या करते हैं, शरीर को काम में लेना है उसको रोकते हैं। तो जब हम निर्णय पूर्वक शरीर को काम में लेना रोकेंगे तो क्या करेंगे, शरीर को चलाने वाले जो कार्य है, शरीर से निर्णय पूर्वक कराने वाले कार्यों को हम रोकते हैं। जो शरीर के अपने कार्य हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन जो निर्णय पूर्वक हम जो कार्य करते हैं उनको हम रोकेंगे। और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, शरीर के भी आने वाले संकेतों को भी ग्रहण करना हम रोक देते हैं। इससे क्या होता है, हमें शरीर के होने का भान भी नहीं रहता है, शरीर को काम में भी नहीं लेते हैं। तो ये जो स्थिति बनती है शरीर की, इसको हम कहते हैं सो गए। सो गए का मतलब है हमने निर्णय पूर्वक शरीर को काम में लेना बंद कर दिया, शरीर के संकेत ग्रहण करना भी बंद कर दिया, संकेत को शरीर को संकेत देना भी बंद कर दिया। तो प्रश्न तो बनता है कि यदि हम अलग अलग संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, और मजे की बात है कि इसमें जिन संवेदनाओं को हम महत्वपूर्ण मानते हैं उन पर ध्यान देते हैं, तो ये हमारे ही अधिकार की बात है। लेकिन कई बार हम खोए इतने होते हैं कि निर्णय कर हम ही रहे होते हैं, लेकिन हमें ही नहीं पता कि ये निर्णय हमने लिया है। तो जिन संकेतों को हम महत्वपूर्ण मानते हैं हम उन्हीं को ग्रहण करते हैं। अब इसकी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि उधर ध्यान ही नहीं दिया कि ये ध्यान देने वाला कौन है। हम तो कह देते हैं कि भाई मेरा मन घर चला गया। भाई मन घर चला गया या मन में घर की स्मृति उभर गई? तो यदि बारीकी से इन वास्तविकताओं को देखेंगे तो इनकी झलक मिलना शुरू होगी, तो कुछ दिखेगा। यदि अस्तित्व में कोई वास्तविकता है तो उसके होने का कोई प्रमाण है, और यदि हमारी जानने की कोई आवश्यकता है तो जानने की क्षमता है। हमारी उन क्षमताओं को पहचानना है और अभ्यास पूर्वक उसका अधिकार पाना है। तो चलिए थोड़ा सा और कोशिश करके देखते हैं कि हमारे पास एक कल्पनाशीलता नामक ताकत है। तो अभी ये भी बनता है कि इस कल्पना में हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ भी कर सकते हैं क्या हम। आप कल्पना करें कि ये शरीर हमारा नहीं है, किसी भी रूप में ये शरीर अब नहीं है, तो क्या फिर भी अपने होने को हम स्वीकारते हैं? शरीर छूट गया, मर गया, दूर हो गया, लेकिन फिर भी अपना होना हमें स्वीकार होता है बिना शरीर के। अपने शरीर के न होने की एक बार कल्पना करके देखिए। कल्पना हो पाती है कि हाँ, हमारी एक ऐसी स्थिति होती है कि शरीर अब नहीं बचा, इसको जला दिया या जो भी किया। जी, अब आप अपने स्वयं के न होने की कल्पना करके देखिए। शरीर भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। कुछ नहीं है, मैं भी नहीं हूं, शरीर तो पहले ही नहीं है। क्या लगता है, दोनों कल्पनाओं में कुछ अंतर है?
शरीर के न होने की कल्पना तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि शरीरों को हमने छूटते हुए, दफनाते हुए, जलाते हुए देखा है। मैं नहीं हूँ ये कल्पना करके फिर भी आप बने हुए हैं, क्योंकि ये कल्पना भी तो वही कर रहा है ना? तो आपके लिए प्रस्ताव है कि हम शरीर के न होने की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन स्वयं के न होने की कल्पना नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या कि जो वास्तविकता हमेशा है ही, उससे भिन्न कल्पना करना भी संभव नहीं है। शरीर एक समय है, एक समय नहीं है, विरचित होता है। वो दूसरे स्वरूप में हो गया तो शरीर के स्वरूप में तो नहीं रहा जलाने के बाद, तो ये तो हमारी कल्पना में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है। लेकिन मेरा न होना, ऐसी कल्पना नहीं हो पाती है। इसका मतलब ये मैं कोई ऐसी चीज है जो हमेशा रहती है। क्यों? क्योंकि वास्तविकता से भिन्न कल्पना करना, मूल वास्तविकता से भिन्न कल्पना करना बन ही नहीं रहा। तो कुछ तो इसकी एक झलक मिलती है। अब प्रश्न तो ये उठता है कि ये सारी कल्पनाएं मस्तिष्क में तो नहीं हो रही है, या कोई वास्तविकता है जो मस्तिष्क से भी भिन्न है। इसको कैसे देखेंगे? अब तक बीच में आप कुछ पूछ रहे थे। जो आपने प्रस्ताव रखा था उसी के संदर्भ में था कि अगर मैं अपनी भी कल्पना करूं तो मैं देखती तो उसको शरीर रूप में हूँ, या फिर जो शरीर बॉडी रही ही नहीं है ना, जो इस संसार में नहीं है, लेकिन हम उनको भी एक शरीर रूप में ही देखते हैं। अगर हम अपने स्वप्न में भी देखें या कुछ देख तो ना शरीर रूप में ही देखते हैं ना। शरीर के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते जी। तो देखो, दूसरों को हमने केवल शरीर देखा है ना, और शरीर किसी समय विरचित होता ही है, तो हमारी स्मृति में दोनों ही स्थितियां आती हैं, शरीर के होने की भी और नहीं होने की भी। शरीर से भिन्न जब हम कोई वास्तविकता के होने को एक्सप्लोर करेंगे तो पहले खुद को ही करेंगे, क्योंकि जब सूक्ष्म वास्तविकता बताई जाती है तो सूक्ष्म तो इन आँखों में आएगी नहीं। तो पहले क्या करेंगे, हम अपने होने को ये देखें कि मेरा होना है कि नहीं है। फिर ये देखें कि जो ये मेरा होना है ये शरीर है या शरीर से भिन्न है। फिर ये देखें कि हो सकता है शरीर में संवेदनाएं हैं, ये मैं हूँ, तो ये हमने देखा कि नहीं। संवेदनाओं को तो हमने जिसको चाहा उसे ग्रहण किया, फिर ध्यान में हम दूसरी चीज़ें लाए, यानी दूसरी संवेदनाएं ग्रहण किया। तो इसका मतलब मैं संवेदना से तो अलग हूँ। जिस संवेदना को चाहता हूँ उसको ग्रहण करता हूँ, जिसको नहीं चाहता नहीं करता हूँ। तो इसका मतलब मैं संवेदना नहीं हूँ। तो फिर प्रश्न बनता है कि हो सकता है फिर मैं मस्तिष्क में, या तो मैं ही मस्तिष्क ही मैं हूँ, ये मस्तिष्क में ही मेरी कल्पना होती है, मस्तिष्क में ही विचार चलते हैं, और मस्तिष्क में ही मैं फिर अलग अलग संकेतों को ग्रहण करता हूँ। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो मैं कर रहे हैं, ये जो ध्यान देने वाला कह रहे हैं, ये क्या मस्तिष्क ही है, या मस्तिष्क का भी कोई अंग है, या मस्तिष्क से भी बिल्कुल कोई भिन्न इकाई या कोई और रूप में वास्तविकता है। तो इसको लेकर के बहुत सारी मान्यताएं लोगों की अपनी अपनी रहती ही हैं। लेकिन बहुत सारे इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि केवल यदि हम मस्तिष्क को ही मानकर चलें तो वो न तो तर्क रूप में पूरा व्याख्यायित होता, स्वीकार होता, न सहज रूप में वो स्वीकार होता, और न बहुत सारी उन स्थितियों का, प्रश्नों का उत्तर मिल पाता है। जैसे कुछ मुद्दे हैं, हम कहते हैं कि जब हम सोते हैं तो कई बार गहरी नींद नहीं आती है तो सपने देखते हैं। ठीक,
अब हम कहने को तो कहते हैं कि सपने सोने पर आते हैं, लेकिन सच में कहें तो हम जागते हुए भी बहुत बार सपने देखते ही हैं। लेकिन चलो हम मान के चलते हैं कि सोने के बाद जो सपने आते हैं, तो इसमें 3 स्थितियां बन रही हैं। एक तो कह रहे हैं कि हम सो गए, दूसरा हम कह रहे हैं कि हम सपने ले रहे हैं, तीसरा कह रहे हैं कि हम सपना ले रहे थे या देख भी रहे थे कि सपना क्या था। तो फिर ये प्रश्न तो बनता है कि ये सो कौन जाता है, सपने कौन देखता है, और उस सपने को देखने वाले को भी कौन देखता है। क्या ब्रेन में ही अलग अलग ऐसी सिस्टम है या अलग अलग ऐसे अंग हैं कि कोई एक हिस्सा ब्रेन का सो गया है, दूसरा हिस्से के अंदर ये चल रहा है, तीसरा हिस्सा जो है वो देख भी रहा है। इसको गहराई से देखने की जरूरत है। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करते हैं कुछ और मुद्दों को लेकर के। बहुत बार हम अपने अंदर ही अंदर बात करते हैं और हमें साफ साफ दिखाई देता है क्या बात चल रही है, बात क्या कर रहे हैं ये भी, तो वो बोलना भी चल रहा है, सुनना भी चल रहा है। इसको हम कहते हैं मन ही मन में हम बातें करते हैं। तो ये तो फिर देखना पड़ेगा कि ये भी कहाँ हो रहा है। क्या ये हार्ट में होता है, आँख कान में होता है, कि या ये ब्रेन में होता है। उस समय तो हम देखते हैं कि न हमें गले की ज़रूरत है न इन कानों की ज़रूरत है। अपने से बात करते हैं तो साफ साफ बोलना भी और सुनना भी हमें दिखाई पड़ता है। तो इससे कुछ कुछ तो ये ध्यान जा रहा है कि हमारा होना, ये जो शरीर के अंग अवयव है, ये तो नहीं निकल के आ रहा है कि मैं कान भी हूँ, मैं गला भी हूँ, ये तो बिना उसके बात कर रहे हैं। और कई बार ऐसे देखते हैं शरीर का कोई अंग यदि अलग भी हो गया तो क्या लगता है, जरा सा भी नहीं लगता कि मैं कुछ उधर हो गया हूँ और कुछ इधर बचा हूँ। यदि शरीर का एक एक अंग भी अलग होता है तो ये नहीं होता कि कुछ मैं उधर हूँ, मैं पूरा ही मैं तो इधर हूँ, है ना। तो वो पूरा वाला देखे तो इसका मतलब शरीर के एक एक अंग अलग होते जा रहे हैं, तो मैं वो अंग तो नहीं हूँ। तो शरीर हूँ ये तो नहीं निकल के आ रहा होता, संवेदना हूँ ये भी नहीं निकल के आ रहा होता। तो ज़्यादा मामला कहाँ हमारा अटक रहा है, फिर मस्तिष्क में ही ये सारा क्रियाकलाप चल रहा है। वहीं स्मृति स्टोर होती है, वहीं विचार उत्पन्न होते हैं, है ना। तो वहीं कुछ हो रहा होगा। यदि हम इतना भी मान करके चलते हैं तो फिर हमारे सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाने चाहिए। कुछ बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको और देखते हैं। जैसे सोते समय कोई बातचीत कर रहे होते हैं तो हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, तो हवा तो रुकती नहीं है, हवा से उनकी बातचीत का वाइब्रेशन हम तक आता है और वो मस्तिष्क तक जाता ही है। कई बार आपने देखा होगा कानों में ईयरफोन लगा करके हम कुछ सुन रहे होते हैं, नींद आ जाती होती है। तो आप बताइए कि भाई वो वाइब्रेशन तो ब्रेन तक जा ही रहा था और ब्रेन वहीं था, ब्रेन के सारे कंपोनेंट वहीं थे, है ना। तो संकेत तो वहाँ ब्रेन में जा ही रहे थे, तो वो स्टोर फिर क्यों नहीं हो रहा, ये देखने को मिलेगा। हमें सोचने के लिए ज़रूरत है कि वो क्यों नहीं हो पाया, स्टोर क्यों नहीं हो। और मज़े की बात,
कोई जैसे ही हमें पुकारता है हमारे नाम से तो हम तुरंत कह देते हैं हाँ, और बातचीत में हम नहीं पुकार रहे, लेकिन अपना नाम लेते ही हम तुरंत बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ, आपने नाम लेते ही बोला, इसका मतलब आपको सुना। तो आप बताइए, कोई सो भी रहा है और सुन भी रहा है। सुन रहा है इसका मतलब जाग भी रहा है। यदि जाग रहा है तो वो सारा सुनना चाहिए उसको, सारा वो सुन नहीं रहा। नाम आते ही उसने सुन लिया। तो आपका ब्रेन और ब्रेन के सारे कंपोनेंट वही हैं। तो ये कैसे तय हो रहा है, इसमें कैसे व्याख्यायित करेंगे? थोड़े से और भी स्थितियां देखें कि यदि हम माने कि ये शरीर और ये मस्तिष्क के स्वरूप में यदि हम हैं, तो इनमें जब भी कोई चीज की कमी होगी, कोई डिसहार्मनी होगी, तो वो ठीक नहीं लगती हमें, तो हम उस चीज को पूरा कर देते हैं, हार्मनी हो जाती है तो हमें ठीक लगता है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा, शरीर बहुत अस्वस्थ है, फिर भी किसी उपलब्धि को जान के हम बहुत खुश हैं। कई बार उल्टा भी देखा होगा, शरीर बहुत स्वस्थ है, ऊर्जावान है, लेकिन कोई बात ऐसी हुई जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम बहुत खराब महसूस करने लग गए। तो शरीर की चीज में तो किसी में कमी नहीं आ रही ना। यदि शरीर और शरीर के अंग ही यदि हम हैं, तो उसमें प्रभाव पड़ने पर हमें प्रभावित होना ही होगा। लेकिन ये उल्टा भी दिखाई पड़ता है, शरीर के अस्वस्थ होने पर भी हम प्रसन्न और शरीर के स्वस्थ रहने पर भी हम उदास महसूस करते हैं। उल्टा भी देखते हैं, कई बार हमें भूख नहीं है बिल्कुल भी, शरीर को कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमें कोई चीज़ स्वाद के लिए हम अलग से और ले ही लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत भूख लगती है, फिर भी किसी वजह से हम तय कर लेते हैं कि नहीं खाना है। तो हम शरीर की आवश्यकता और शरीर की सीमा से अलग ये घटनाएं देख पाते हैं। यदि केवल मस्तिष्क और शरीर ही सारा क्रियाकलाप है, तो कुछ लोग न्याय के लिए आमरण अनशन तक कर देते हैं। कुछ लोग किसी अपमान को लेकर अपने शरीर को भी समाप्त कर देते हैं। तो इसका मतलब ये शरीर के लिए जितनी रासायनिक चीज़ों की ज़रूरत, भौतिक चीज़ों की ज़रूरत, सुविधाओं की ज़रूरत, ये सारा पूरा होने के बावजूद भी ये जो भाव की दुनिया, इसको देखने जा रहे हैं तो लगता है ये ज़्यादा भारी पड़ रही है। लोगों को गुलामी स्वीकार नहीं थी, हंसते हंसते फांसी पर चढ़े हैं। जबकि शरीर के लिए जितनी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, मस्तिष्क को जितनी चीज़ें चाहिए वो सारी उपलब्ध हैं। तो जब इस तरह की बातों पे ध्यान जाता है, तो केवल मस्तिष्क या शरीर है इतना भर व्याख्यायित मानव नहीं हो पा रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा, पहली बार जब किसी ने टोका होगा अंकल, तो आपको शक हुआ होगा, किसी और को बोला होगा। अंकल आंटी जब अक्सर किसी समय कोई हमें बोलना शुरू कर देता है, तो एकदम से हमें ये स्वीकार नहीं होता कि आपको अभी से कैसे हम अंकल आंटी लगने लग गए। तो आपने देखा होगा कि शरीर जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा है, मुझे ये स्वीकार नहीं हो रहा। बूढ़ा हो भी रहा है, उसमें वो कुछ कर नहीं सकता, कुछ तो करता।
प्लास्टिक सर्जरी कराना हो, बालों को डाई करना हो, क्यों करता हूं मैं? जबकि प्रकृति में वो नेचुरली है, लेकिन मुझे वो भी स्वीकार नहीं है। मरना तो दूर की बात, मुझे बूढ़ा होना भी स्वीकार नहीं है। तो इससे क्या लग रहा है कि यदि मैं शरीर ही हूं, शरीर बूढ़ा होता ही है, मरता ही है, नेचुरल है, तो मैं ये नेचुरल को क्यों नहीं स्वीकार पाता हूं? मैं क्यों देख पाता हूं कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हूं? और आपने देखा होगा, जब भी आपका कभी ध्यान नहीं होता है कामों पे, शरीर पे, आप अपने ही दुनिया में जो खोए हुए होते हैं, अपने ही भावनाएं, अपने ही मन, अपने ही विचारों को जब देखते हैं, तो कहीं लगता है कुछ बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, या वही बचपने जैसा, एक जैसा ही लगता है। उम्र के साथ अपने अंदर की दुनिया बूढ़ी होती जैसी तो नहीं लगती है। और एक मजे की बात, सभी लोगों में देखने में एक आता है कि हर आदमी हमेशा जीना चाहता है, रहना चाहता है। कोई बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में दुखी हो गए, वो दुख स्वीकार नहीं होता, तब वो कोई निर्णय ले सकता है। अन्यथा शांत मन से देखें तो धरती का हर इंसान हर काल में हमेशा बने रहना चाहता है। और चाहत भी कितनी, सदा सदा अमर रहना चाहता है। अमरता के लिए कितने प्रयास किया मानव जाति ने, योग शास्त्र में किए, चवन ऋषि ने तो कह रहे हैं च्यवनप्राश बनाया, अमरता के लिए प्रयास किए, है ना। और अभी विज्ञान भी ऐसा जेनेटिक्स में कोशिश कर रहा है कि कोशिकाएं कौन सी किसकी वजह से शरीर बूढ़ा होता है, उसको हम किसी तरह बढ़ा दें, रोक दें। जबकि नेचर में शरीर देखें तो सदा के लिए बनता ही नहीं है, एक आयु के बाद मरता ही है। यदि आप प्रयास करते हैं, स्वस्थ रखते हैं, तो आप अवधि कुछ बढ़ा सकते हो, लेकिन सदा के लिए शरीर बना रहे क्या कल्पना में आता है? लेकिन कामना जो है अंदर सदा बने रहने की रहती है। यदि हम खुश रहें, दुखी न हो, तो सदा बने रहने की कामना सब में है। प्रश्न ये उठता है, ये कामना हम पर्पजफुली हम कर रहे हैं या ये नेचुरल सब में ही रहती है कि जब तक आदमी दुखी नहीं हो तो वो हमेशा रहना चाहता है। तो ये नेचुरल है। तो नेचर में एक तरफ शरीर सदा के लिए बना नहीं और एक तरफ नेचुरल कामना सदा बने रहने की है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्या नेचर के डिजाइन में, नेचर के नियमों में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो क्या ये हार्मनी, क्या ये तालमेल, ये व्याख्यायित हो पाएगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो जानना है वो हुआ नहीं है, अभी हमारा मानना है। मानना जो होता है वो जैसा है उससे कम ज़्यादा या भिन्न होता ही है। बहुत बार हम जिन चीज़ों को जितनी मूल्यवान है या जिस स्वरूप में है हमें पूरा नहीं पता होता, तो हम उसको अधिक मूल्यवान मान लेते हैं, अलग तरीके से मान लेते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने सही में जो अपना स्वरूप है वो जाना नहीं और कुछ और मान लिया, इसकी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आपने कई बार ये एक्सप्लोर किया होगा अपनी आवश्यकताओं को भी लेकर के कि हमारी दो तरह की आवश्यकताएं अक्सर हम देखते हैं। शरीर की आवश्यकताएं हैं, ये समय समय पर हम देखते हैं पूरा होती है, करते ही हम।
कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है जो ताउम्र एक जैसी रहे। वही खाने की चीजें एक उम्र के बाद अब हमें ठीक नहीं लगती, हम बदल देते हैं, मात्रा भी बदल देते हैं चीजों की। लेकिन आपको कभी लगा कि ये जो भावात्मक आवश्यकताएं हैं ये किसी उम्र में जाकर के बदल जाती हो, कि अब मैं इस आयु के बाद अब मुझे अपमान स्वीकार है और मैं कुछ ऐसे काम करता हूं कि मैं अपमानित होता रहूं? ऐसा हम निर्णय लेते हैं क्या? अपमानित हो जाते हैं वो एक अलग बात है, हम निर्णय पूर्वक तो ऐसा कभी तय नहीं करते ताउम्र। नासमझी में कुछ हो जाए या दूसरा नासमझी में अपमानित करे, ये अलग मैटर है। सहज रूप में हम किसी भी आयु में देखें तो अपमान तो हमें स्वीकार नहीं है। तो ये जो भाव है इनमें हम देख पाते हैं कोई अंतर नहीं आता है उम्र के साथ भी, और ये निरंतर रूप में इसकी आवश्यकता बनी रहती है। या तो उस आवश्यकता का अभाव है तो आवश्यकता बनी रहती है, या फिर हम उस आवश्यकता की पूर्ति है तो उसके साथ तृप्त बने रहते हैं। दूसरा, अपने जो है क्रियाओं को लेकर भी हम बात करते रहते हैं, वो देखते ही हैं कि हमारी शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, है ना, ये भी आवर्ती है, रिपीटेड है। किसी समय है, किसी समय नहीं है, चाहे वो एक क्षण का ही गैप हो। ब्लड का सर्कुलेशन भी आप देखेंगे पंपिंग की तरह, श्वास भी देखेंगे ना, कभी एक बार ले आते एक बार छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं श्वास लेते जा रहे हैं। और बाकी खाना पीना तो हम देखते ही हैं, उसका भोजन का पाचन है, उसकी क्रियाएं हैं। तो शरीर की क्रियाओं को देखने गए तो ये लग रहा है कि ये रुक रुक कर होने वाली क्रियाएं हैं, चाहे बीच में कितना ही क्षण का ही गैप क्यों न हो। इनमें कभी कभी चेंज भी आता है, थकान के साथ, कमजोरी के साथ, बीमारी के साथ। कभी आपने देखा हो शरीर बहुत कमजोर हो गया किसी अपने का या अपना खुद का भी, कभी बिल्कुल भी शक्ति नहीं है शरीर में, हिलने की, उठ के बैठने की भी नहीं है ताकत, लेकिन जरा सा भी देखा विचार में कुछ कमी आ गई, अब विचार करने में भी कमजोरी आ गई। तो क्या लगता है फिर ये विचार इसी मस्तिष्क का हिस्सा है? यदि शरीर में पूरे में कमजोरी आएगी, मस्तिष्क में आएगी, तो क्या विचार करने में भी कमी आती है कि ज्यादा और विचार चलने लगते हैं? कई बार तो उल्टा देखने को मिलता है, विचारों की संख्या बढ़ जाती है तेजी से, कभी कुछ विचार आ रहा है, कभी कुछ ख्याल आ रहा है, कुछ हो जाए तो लग रहा है कि ये तो शरीर के से जुड़ी चीज होती तो शरीर के इतना प्रभावित होने पर उसका शक्ति के रूप में कब प्रभावित होना उधर दिखाई पड़ता, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम प्रस्ताव रूप में ये देख सकते हैं कि मानव शरीर और शरीर से भिन्न किसी वास्तविकता का संयुक्त स्वरूप है। शरीर को संचालित करने वाली वास्तविकता शरीर के न रहने पर भी सदा रहती ही है, क्योंकि मेरी आवश्यकताएं हैं वो मुझे निरंतर दिख रही हैं, मेरी क्रियाएं हैं वो मुझे निरंतर दिख रही हैं, मेरी बने रहने की चाहत निरंतरता की मुझे दिखती है, मेरी जो अक्षय शक्तियां हैं वो भी मुझे निरंतरता के रूप में दिखती हैं। तो ये इससे कम में नहीं हो सकता कि मेरा सही में स्वरूप ही निरंतरता वाला है, जबकि शरीर की आवश्यकताएं निरंतर नहीं है, बदलती हैं, क्रियाएं भी निरंतर नहीं है, कुछ उसमें गैप आ रहा है, शरीर की शक्ति भी समान निरंतर एक जैसी नहीं बनी रहती है। तो ये जो झलक हमें मिल रही है
इस ओर हमारा ध्यान जाता है कि कोई निरंतर वास्तविकता है जिसकी आवश्यकता भी निरंतर है, क्रिया भी निरंतर है, शक्ति भी निरंतर है, उसकी चाहत भी निरंतर है, और बाकी भार भी वो चीज़ों के निरंतरता की कामना रखती है, यानी वो निरंतरता की प्यास में है। कुछ निरंतरताएं देख भी पा रहे हैं, और जहाँ निरंतरता नहीं है वहाँ निरंतरता की प्यास उसमें दिख रही है। इसका मतलब प्रकृति में कोई निरंतरता का स्वरूप है। तो आपने भी पहले ये कुछ नाम सुने होंगे कि शरीर के न रहने पर आत्मा, रूह, सोल, कोई सूक्ष्म शरीर जैसी वास्तविकता बताते हैं, लेकिन उसके कोई प्रमाण मांगता है तो प्रमाण नहीं मिल पा रहे हैं। जबकि देखने जाएं तो बहुत से लोगों ने कुछ रिसर्च किए हैं पुनर्जन्म के, और ऐसे तथ्य मिल भी रहे हैं जिससे ये सिद्ध भी हो रहा है कि इस शरीर यात्रा के दौरान के तो ये इसके अनुभव नहीं है। क्योंकि जब ये प्रयोग किए जाते हैं तो आप अपनी स्मृति से तो कह रहे हैं कि कुछ न कुछ पहले से आपको सुनने देखने को लिए मिला होगा, कुछ जोड़ के भी बता सकते हो, अनुमान से भी। लेकिन जब लोग चीज़ों का रिकॉग्निशन कराते हैं, जगह पे ले जाके व्यक्तियों को लाके कि इसको बताओ कौन है, तो ये तो लोग पर्पजफुली किसी को ऐसा ट्रेंड तो नहीं कर सकते कि आपका ये नाम है और आप और हम एक दिन वहाँ पिछले साल जब इसमें थे वहाँ गए थे और ये उस मेले में ये खाया था। तो इतना सारा तो इस एक बच्चे को नहीं सिखाया जा सकता ना। बहुत से लोगों को बियॉन्ड द बॉडी इस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेड है ऑपरेशन के दौरान। बिल्कुल जब कहते हैं कि वो एनेस्थीसिया दिया होता है, होश नहीं होता है, तो बताते हैं कि भाई आपने ऑपरेशन के दौरान क्या क्या किया, क्या बातें किया। जबकि मेडिकल साइंस के उसमें देखें तो उनका जो भी प्रोसेस है उसके तहत सुनना नहीं होता, देखना नहीं होता, वो तो सब ढका ही होता ही है। तो इसका प्रमाण कैसे मिले? तो इसमें कह रहे हैं कि देखिए इस वास्तविकता का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है, परमाणविक स्वरूप। अब वो तो इंद्रियों से कहाँ पकड़ में आएगा? एक वायरस है, अब वो वायरस को हम कहें कि भाई दिखा, तो अब बताओ उसको कैसे दिखाएं हम? अब तो चलो बहुत सूक्ष्मदर्शी जैसा बना लिया, कुछ लोगों ने वो देख पा रहे हैं, लेकिन यदि वो नहीं हो तो कैसे देखेंगे? हम कहें कि जी इसको तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, प्रमाण दिखा, क्या प्रमाण दिखाएं? लेकिन यदि कोई वायरस से भी सूक्ष्म है और वो अपने इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में भी नहीं आ रही है, तो क्या करें? तो अब ये तो इंद्री और इंद्रियों की रेंज बढ़ाने के लिए जो उपकरण बनाए, अब ये उसकी भी सीमा में नहीं आ रही। फिर भी प्रश्न तो बनता है कि यदि कोई वास्तविकता है तो उसके होने का कोई प्रमाण होगा, और हमारी उसको जानने की यदि जिज्ञासा है तो जानने की कोई क्षमता होगी। तो प्रस्ताव यह है कि हमारे अंदर ही वो क्षमताएं भी हैं जो इन अमूर्त वास्तविकताओं को भी पहचान लेती हैं। यदि आवश्यकता बनती है और हम प्रयास करते हैं तो हमारी वही क्षमताएं विकसित होती हैं, और वो विकसित क्षमताएं ही उन वास्तविकताओं को भी देख पाती हैं। तो हमारे जो चैतन्य बल हैं, चैतन्य शक्तियां हैं, ये सारे के सारे उस भिन्न वास्तविकता में है जो एक चैतन्य इकाई के रूप में है, एक परमाणु के स्वरूप में है। 10 दर्शन में इस इकाई का पूरी तरह अध्ययन किया गया है, और इस इकाई को स्वयं ही स्वयं पहचानने की विधि भी बताई गई है। जड़ प्रकृति से ये कैसे भिन्न है, इसका सिद्धांत क्या है, वो भी बताया गया है। तो हम अगले सेशन में इस इकाई को और कैसे पहचाने,
इसको एक्सप्लोर करेंगे। आज आधार रूप में केवल इतना ही रखते हैं। सभी का धन्यवाद।